नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पांडे। राजनीति में वंशवाद या परिवारवाद कोई नई बात नहीं है और हर बार इसकी आलोचना भी होती है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। जैसे ही चुनाव आते हैं, सारे नेता इस जुगाड़ में रहते हैं कि उनके परिवार के ही लोगों को टिकट मिल जाए या फिर उस एरिया का जो रसूखदार व्यक्ति होता है उसके परिवार से एक नहीं कई लोगों को टिकट दिलवाने के लिए राजनीतिक दल जुट जाते हैं। इस बार भी चुनाव में ये चीज देखने को मिल रही है। हालांकि सारे राजनीतिक दल इस बात के लिए मनाही करते हैं, लेकिन सब में यही देखने को मिल रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में सारे ही दल कुछ ज्यादा ही इस बार वंशवाद के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं वंशवाद के राजनेता। वंशवाद राजनीति का वो मुद्दा जिस पर चर्चा भले ही जितनी मर्जी हो, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि भीतर खाने सारे दल और सारे नेता वंशवाद के मुरीद हैं। शायद ये अकेला मुद्दा है जिस पर सभी दल एक मत है, क्योंकि अपनी राजनीतिक पारी खत्म होने से पहले हर नेता अपनी राजनीतिक विरासत अपनी अगली पीढ़ी के हाथों में सौंप देना चाहता है। बिहार चुनाव में लालू यादव और कांग्रेस पर वंशवाद को लेकर निशाना साधने वाली बीजेपी भी यूपी और उत्तराखंड चुनाव में खुद वंशवाद की नजीर बनकर सामने आई है। परिवारवाद भारत की राजनीति की एक हकीकत बन चुकी है। भाजपा हमेशा परिवारवाद का विरोध करती रही है और अपने विरोधियों को उस कालिक से पोतने की कोशिश करती रही है। लेकिन हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि भाजपा के भीतर भी कहीं न कहीं उसका अंश आता जा रहा है। अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई नेताओं के बेटे बेटी और बहुओं को टिकट मिला है। विपक्ष को परिवारवाद की दुहाई देने वाले बीजेपी नेताओं को इसे लेकर सवालों का सामना करना पड़ सकता है। गोपाल टंडन लखनऊ पूर्व से पुत्र हैं लालजी टंडन के। पंकज सिंह नोएडा से पुत्र हैं राजनाथ सिंह के। मृगांका सिंह कैराना से पुत्री हैं हुकुम सिंह की। प्रतीक शरण सिंह गोंडा से पुत्र हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के। नीलिमा कटियार कल्याणपुर से पुत्री हैं प्रेमलता कटियार की। सुनील दत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद से पुत्र हैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी के। उत्कर्ष मौर्य ऊंचाहार से पुत्र हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के। संदीप सिंह अतरौली से कल्याण सिंह के पोते हैं। सिर्फ यूपी में ही 8 बीजेपी नेताओं के करीबी रिश्तेदारों को टिकट दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वंशवाद के इस खेल को सिर्फ बीजेपी खेल रही है। राजनीति में अगर किसी को स्थान मिलता है, राजनीति में अगर कोई चुनाव लड़ता है, तो परिवारवाद की उसमें भूमिका इतनी रहती है कि उस व्यक्ति को अपने परिवार में किसी बड़े नेता होने के नाते मात्र ही टिकट मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो हमेशा से ही राजनीति को अपना पारिवारिक हक मानती रही है। ताजा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने फिर वही दोहराया है। पिता मुलायम सिंह यादव की वजह से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे अखिलेश ने भले ही पिता और चाचा को हराकर राजनीति की जंग जीत ली हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो वंशवाद से पल्ला झाड़ पाए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ जो गठबंधन कर रहे थे, तो परिवारवाद तो वहां ज्यादा स्पष्ट तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों ही पीढ़ीगत राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिसमें मुख्यमंत्री बनाए गए, तो क्या या राहुल गांधी जिसमें कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाए गए, क्या किसी भी अन्य युवा को उतनी ही मेहनत जितनी इन्होंने पहले की थी उसके सहारे इतने बड़े पद मिल जाते? नहीं, वो उस परिवार का होने के नाते ही उन्हें मिले हुए थे। इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का टिकट हासिल करने वालों में यादव परिवार के लोगों का हुजूम भी मौजूद है। मुलायम समेत परिवार के 5 सदस्य लोकसभा में पार्टी के सांसद हैं। मुलायम के बेटे अखिलेश यादव यूपी के सीएम और बहू डिंपल कन्नौज से सांसद हैं। मुलायम के चचेरे भाई राम गोपाल यादव राज्यसभा के सांसद हैं। मुलायम के छोटे भाई शिवपाल जसवंत नगर सीट से मौजूदा विधायक हैं। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से पार्टी की उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल हरदोई से उम्मीदवार हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान को भी समाजवादी पार्टी ने रामपुर की स्वार सीट से उम्मीदवार बनाया है। हम भारत में देखें तो भारत में मुझे लगता है कि
चाहे क्षेत्रीय पार्टियां रही हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां रही हो, सभी पार्टियों में ये बीमारी घर कर गई है। इसकी शुरुआत कभी हुई और आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो लगभग हर दल इस बीमारी से प्रभावित है। अब बात बहुजन समाज पार्टी की, जिसने वंशवाद की प्राचीन परंपरा को नए आयाम दिए हैं। दरअसल इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जहां एक ही परिवार के 2-2 लोग एक ही जिले की अलग अलग सीटों से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी नेता कादिर राणा की पत्नी सैयदा बेगम को बुढ़ाना सीट से टिकट दिया गया। कादिर राणा के भाई चरथावल सीट से नूर सलीम राणा को टिकट दिया गया। मेरठ साउथ से पूर्व सांसद हाजी यकूब कुरैशी और मेरठ की सरदना सीट से उनके बेटे हाफिज मोहम्मद इमरान को टिकट दे दिया गया है। बरेली की भोजीपुरा सीट से बसपा ने सुलेमान बेग को चुनाव मैदान में उतारा है और इसी जिले की मीरगंज सीट से इनके भाई सुल्तान बेग को टिकट दिया गया है। इसके अलावा हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर चिल्लू पार से और भांजे गणेश शंकर पनियार सीट से बीएसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। वंशवाद का सबूत बीएसपी ने अंबेडकर नगर के पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे को जलालपुर सीट से टिकट देकर भी दिया है। कुल मिलाकर इस बार यूपी चुनाव में वंश की बेल खूब फल फूल रही है। उत्तर प्रदेश में तो लगता है पूरा चुनाव ही वंशवाद पर टिका हुआ है और कोई भी दल इस रेस में एक दूसरे से पिछड़ना नहीं चाह रहा है और सबको इस बात की लगी हुई है कि किस तरह अपने परिवार के और वंश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देकर जिताकर लेके आए। अब जो दल उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के आमने सामने है, वही दल इस दंगल में अन्य प्रदेशों में भी एक दूसरे के आमने सामने है और उत्तराखंड में भी कुछ यही सब देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि किस तरह वंशवाद उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में हावी है। जब यूपी वंशवाद के बूते जीता जा सकता है तो फिर यूपी से सटा उत्तराखंड क्यों नहीं? सवाल बड़ा जायज लगता है और शायद इसीलिए यूपी चुनाव पर हावी वंशवाद का साया उत्तराखंड चुनाव पर भी छा गया। यहां भी नेताओं के रिश्तेदारों को बुला बुलाकर टिकट दिया गया और ऐसा खासतौर से बीजेपी ने किया। बीजेपी जो हमेशा से ही खुद को वंशवाद के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बताती रही है। जहां तक प्रजातंत्र का सवाल है, प्रजातंत्र में मुख्य भूमिका चुनाव की होती है और इस चुनाव में मुख्य भूमिका उन लोगों की होती है जो वोट दिलाने की क्षमता रखते हैं। तो जो लोग वोट दिलाने की स्थिति में होते हैं वो पार्टी पर अपना कब्जा बरकरार रखते हैं और पार्टी भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। कांग्रेस से आए यशपाल आर्य को उत्तराखंड के बाजपुर से और उनके बेटे संजीव आर्य को नैनीताल सीट से बीजेपी ने टिकट दिया। यमकेश्वर सीट से बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु भूषण खंडूरी को टिकट दिया गया। सत्ता की इस अंधी दौड़ में कम से कम गढ़वाल में तो भाजपा ने अपना पूरी तरह से कांग्रेसीकरण कर लिया। ये लिस्ट और लंबी होती अगर एनडी तिवारी से देर ना हो जाती। वो भी अपने बेटे रोहित शेखर को हल्द्वानी से चुनाव लड़वाने के लिए पार्टी से टिकट की वकालत कर रहे थे। जाहिर है इस चुनाव में बीजेपी ने वंशवाद को खुले दिल से गले लगा लिया है, लेकिन जाहिर ये भी है कि इस पर सवाल भी उठेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भी वंशवाद का खासा सहारा दिया है। कई बड़े नेताओं के बच्चों को यानी उनके वंश के लोगों को टिकट दिए गए, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात का विरोध करते रहे और राजनीति में वंशवाद की खिलाफत भी करते रहे और हो सकता है इन चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। लेकिन एक बात तो है कि बीजेपी में कई ऐसे बड़े कद्दावर नेता हैं जो इस बात की दलील दे सकते हैं कि वो कभी वंशवाद के सहारे नहीं आए और खुद प्रधानमंत्री मोदी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। बड़े नेताओं के बच्चे होने का सीधा सा मतलब यही निकाला जाता है कि एक न एक दिन बच्चे भी अपने माता पिता की तर्ज पर राजनीति की बुलंदी तक जरूर पहुंचेंगे। देश का जनमानस जैसे मान चुका है कि सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली नेता नेताओं के घर में ही जन्म लेते हैं। राजनीतिक दल भी दुकान बनकर रह गई हैं, वो पैतृक दुकानें, यानी क्योंकि जो खजाना जमा किया है मैंने उसका असली हकदार मेरा बेटा या मेरी बेटी होगी। यही भावना भारतीय राजनीति को परिवारवाद से ग्रस्त किए हुए है।
वंशवाद के पक्ष में बहुत सी मिसाल मौजूद है जो हम आपको दिखा भी चुके हैं, लेकिन अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें उम्मीद बंधती है कि कभी तो वो दिन आएगा जब वंशवाद की बेल सूखने लगेगी। अब बात बीजेपी के उन बड़े नेताओं की जिनका वंशवाद के खिलाफ बड़ी नजीर है। बीजेपी मार्गदर्शक मंडल और संसदीय बोर्ड के करीब करीब सारे नेताओं ने अपने परिवार के लोगों को राजनीति से दूर रखा है। यानी बीजेपी की पिछली पीढ़ी वंशवाद की कट्टर विरोधी सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, बल्कि उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिखाया। बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं में से एक लालकृष्ण आडवाणी का एक बेटा और एक बेटी है। दोनों ही राजनीति से दूर है। बेटी प्रतिभा कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में पिता के साथ दिखती है, लेकिन चुनावी राजनीति से दूर है। मुरली मनोहर जोशी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जोशी की दोनों बेटियां राजनीति से दूर हैं। इनमें से एक योग सिखाती हैं। इन्होंने कभी भी राजनीति में कदम रखने की कोशिश तक नहीं की। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के सारे सदस्य राजनीति से दूर हैं। कई तो उनके पीएम बनने के 2.5 साल के बाद भी उनके आधिकारिक निवास तक नहीं गए। सब अपने पुराने कामों में लगे हैं और कई की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अमित शाह के बेटे पिता की तरह क्रिकेट की सियासत से जुड़े हैं, मगर चुनावी सियासत से दूर हैं। वो खुद का कारोबार करते हैं और राजनीति से अच्छी खासी दूरी बनाकर रखते हैं। सुषमा स्वराज, मौजूदा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी वंशवाद की घोर विरोधी हैं। इसका सबूत ये है कि उनकी इकलौती बेटी वकालत कर रही है और राजनीति से कोसों दूर है। अरुण जेटली, वित्त मंत्री अरुण जेटली का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी वकालत कर रही है जबकि बेटे ने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली है। दोनों राजनीति से दूर हैं और भविष्य में भी राजनीति में आने की उनकी कोई योजना नहीं है। एम वेंकैया नायडू का एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का गाड़ियों का शोरूम है, बेटी गृहिणी है। दोनों चुनावी राजनीति से दूर है। नितिन गडकरी के 2 बेटे और एक बेटी है। दोनों बेटे व्यवसाय में हैं। बेटी का भी विवाह हुआ है और उनके पति अमेरिका में, यानी तीनों बच्चों की राजनीति से दूरी है। अनंत कुमार, वरिष्ठ बीजेपी नेता अनंत कुमार की 2 बेटियां हैं। दोनों ही राजनीति से दूर हैं। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 बेटे हैं, कार्तिकेय और कुणाल। बड़े बेटे अमेरिका में हैं और चुनाव के वक्त पिता के चुनाव अभियान में हाथ बटाते हैं, जबकि छोटा बेटा पुणे में नौकरी कर रहा है। जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के 2 बेटे हैं। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और राजनीति से दूर हैं। रामलाल, संगठन मंत्री रामलाल आरएसएस से बीजेपी में आए और अविवाहित हैं। जाहिर है इस बार यूपी और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने वंशवाद के विरोध की अपनी बड़ी लक्ष्मण रेखा तोड़ी है, लेकिन फिर भी बीजेपी में ऐसे चेहरों की कमी नहीं है जिनकी मिसाल वंशवाद के विरोध के तौर पर दी जाती रहेगी। अब बात ऐसे राजनीतिक परिवारों की जिनको देखकर वंशवाद की बात उठती है। अब राहुल गांधी को देखकर लोग वंशवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, लेकिन एक बात दिगर की है कि कांग्रेस से एक वक्त में 2 से ज्यादा व्यक्ति कभी भी सक्रिय राजनीति में नहीं रहा, और ये इतिहास उठा के भी देखा जा सकता है। नहीं तो कई दल तो ऐसे हैं या कई परिवार तो ऐसे हैं जिनकी रग रग में वंशवाद भरा हुआ है। भारत यूं तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ लोगों की तरफ से निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार बनती है, लेकिन सत्ता की राजनीति पर कुछ घरानों का वर्चस्व है। वामपंथी दलों को छोड़कर शायद ही कोई दल वंशवाद से अछूता है। राजनीतिक दल भी दुकान बनकर रह गई हैं, वो पैतृक दुकानें, यानी क्योंकि जो खजाना जमा किया है मैंने, उसका असली हकदार मेरा बेटा या मेरी बेटी होगी। यही भावना भारतीय राजनीति को परिवारवाद से ग्रस्त किए हुए है। हालांकि कुनबे की राजनीति का ये देश अब जैसे आदी हो चला है, फिर भी उत्तर प्रदेश के ताजा टिकट बंटवारे से ये बहस उठ खड़ी हुई है कि आखिर लोकतंत्र में कुनबावाद कब तक हावी रहेगा और इससे कभी निजात मिलेगी भी या नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में परिवारवाद इस तरह हावी है कि बीते दिनों मचे घमासान को देखकर ऐसा लगा मानो किसी औद्योगिक घराने में संपत्ति बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा हो। मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिवार के 20 लोग
राजनीति में बताए जाते हैं, जिनमें उनका बेटा अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री हैं, बहू डिम्पल लोकसभा सांसद हैं, भाई शिवपाल मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं और चचेरा भाई और भतीजे विधायक और सांसद हैं। लड़ाई बीते दिनों चौराहे पर आ गई और अखिलेश यादव ने इस जंग को जीतकर एक तरह से खुद को वंशवाद का भविष्य साबित कर दिया। लालू प्रसाद यादव। लालू यादव भी वंशवाद के बड़े खिलाड़ी हैं। उनके परिवार में उनके अलावा उनके बेटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, बेटी मीसा यादव, साले साधु यादव और सुभाष यादव राजनीति में हैं। वंशवाद के मामले में नई लकीर गढ़ते हुए लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था। फिलहाल उनके बेटे तेज प्रताप यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और दूसरे बेटे तेजस्वी सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। सिंधिया परिवार। सिंधिया राज परिवार कभी राज सत्ता का सुख भोगता था, लेकिन राजाओं का दौर चले जाने के बाद भी सत्ता का सुख बरकरार है। विजय राजे सिंधिया के बाद माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह और यशोधरा राजे सभी राजनीति में हैं। अब्दुल्ला परिवार। जम्मू कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार भी वंशवाद का बड़ा उदाहरण है। पहले पिता शेख अब्दुल्ला ने राज सत्ता का सुख भोगा, फिर फारूक अब्दुल्ला आए और फिर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में राज सत्ता की बागडोर संभाली। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला के बहनोई शेख मुस्तफा कमाल भी राज्य की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। बहुगुणा परिवार। हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा, विजय बहुगुणा, साकेत बहुगुणा और सौरभ बहुगुणा सब राजनीति में न सिर्फ सक्रिय हैं, बल्कि राजनीति के दंगल में मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। चौटाला परिवार। हरियाणा में देवीलाल के बाद सियासी मैदान में एक एक कर चौटाला परिवार से ओम प्रकाश चौटाला, रणवीर सिंह महिंद्रा, अजय चौटाला, अभय चौटाला, नैना चौटाला और दुष्यंत सिंह चौटाला उतर गए। हरियाणा और यूपी बिहार की ही बात नहीं है, पंजाब, कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यानी गिने चुने राज्य ही होंगे जहां हमें वंशानुगत राजनीति का कोई उदाहरण नहीं मिले, जैसे त्रिपुरा, बंगाल, केरल या दिल्ली और कुछ पूर्वोत्तर के राज्य। गांधी परिवार के अलावा पंजाब में बादल, महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार, ओडिशा में पटनायक और तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार पिछले कई दशकों से भारतीय राजनीति में वंशवाद के सबसे बड़े खिलाड़ी परिवार बने हुए हैं। बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार हो या चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी, वंशवाद भारतीय राजनीति में हर तरफ नजर आता है। भारत की संसद पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि वो रिश्तेदारों से भरी पड़ी है। हाल में हुए कुछ अध्ययनों के मुताबिक 2009 में 29% सांसद कुनबे की राजनीति से आए थे। वैसे इस मामले में वामपंथी दलों का रिकॉर्ड सबसे साफ है। वहां किसी का परिजन या रिश्तेदार सत्ता या राजनीति में नहीं पहुंच पाया। वामपंथी दलों को छोड़ दीजिए और भाजपा को छोड़ दीजिए, क्योंकि भाजपा में कोई दो अध्यक्ष लगातार पिता और पुत्र नहीं हुए हैं। इसके अलावा पूरे देश में ऐसा दल और वामपंथी दल भी, इसलिए सीपीआई, सीपीएम और भाजपा इन तीन दलों को छोड़ देंगे तो बाकी सभी दलों में आपको ऐसे उदाहरण आगे पीछे मिल जाएंगे। जिन दलों में उदाहरण अभी नहीं मिल रहे हैं वो कुछ साल बाद मिल जाएंगे। किसी परिवार में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, इसके लिए किसी को मुजरिम भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कोई कहां पैदा होगा यह कुदरत तय करती है। लेकिन अगर किसी को किसी खास परिवार में पैदा होने की वजह से उसकी मेहनत और उसकी काबिलियत से ज्यादा मिले तो ये बेशक गलत है। किसी परिवार में पैदा होना, खासकर किसी राजनीतिक परिवार में पैदा होना कोई भी गुनाह नहीं है, क्योंकि कोई कब और कहां पैदा होगा ये तो केवल कुदरत तय करती है। लेकिन राजनीति में केवल वंशवाद के नाम पर बिना किसी काबिलियत के सब कुछ पा जाना जरूर गलत है। तो इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज, जिस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।